cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव और हम दोनों इस वक्त यहाँ लंदन में हैं। हमारी बातचीत का जो विषय है वो भी बहुत सरल सा है, आसान है अपने आप में, कि जो भारत का एक आइडिया है, जो भी संरचना है, जो तसव्वुर है भारत का, कुछ लोग ये कहते हैं वो इस वक्त ख़तरे में है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो ख़तरे की बात करने वाले हैं ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। जीडीपी देखिए भारत में इस वक्त, ये देखिए क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। भारत जो है 21वीं सदी में दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि ये थ्रेटेंड है, ये ख़तरे में है? सही कह रहे हैं परवेज़ साहब। मैं बार बार काफ़ी वक्त से कहता आ रहा हूँ कि आज जो देश में चैलेंज है, वो चैलेंज उसे सिर्फ एक पार्टी के बतौर नहीं देखना चाहिए। उसे सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है या दो चार इंस्टीट्यूशंस को क्या हो रहा है। सबसे गहरा ख़तरा जो है वो ये है कि जिस हिंदुस्तान का सपना लेके 1947 में हमने यात्रा शुरू की थी, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो आइडिया उभरता है, क्योंकि हमारी एक महान फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, जो हमारे संविधान में एक एम्बेडेड है, हमारे संविधान में जो लिखा गया है, वो विचार, वो सपना, वो आज खतरे में है। वो जैसे क्या है, जैसे समाजवाद, सोशलिस्ट नेचर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलरिज्म। मैं उसे बिल्कुल मिनिमल तरीके से देखता हूँ और कहता हूँ कि तीन चीज़ें हैं और जो कि आइडिया ऑफ इंडिया में है। और जब मैं आइडिया ऑफ इंडिया कहता हूँ तो पिछले 5000 साल वगैरह की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो 26 जनवरी 1950 को जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया पैदा हुआ, उसका बीज क्या है? मैं समझता हूँ तीन चीज़ें हैं: डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट। लेकिन एक ख़ास अर्थ में डेमोक्रेसी मतलब वो जो कि आखिरी इंसान को आवाज़ दे सके, स्वराज दे सके। डाइवर्सिटी मतलब ये कि जो विविधता हमारी है उससे हम शर्मिंदा नहीं हैं, उसको को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस विविधता को हम आवाज़ दे रहे हैं। और डेवलपमेंट का मतलब वो जो महात्मा गांधी ने कहा था, अंतिम इंसान की आंख से आंसू पहुंचना। ये तीन बातें हिंदुस्तान के सपने में हैं और आज जो चैलेंज है वो ये है कि इन तीनों को एक साथ चैलेंज किया जा रहा है। ये मैं साफ कर दूं, कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में जो सारी प्रॉब्लम है पिछले 4 साल में शुरू हुई। मैं नहीं मानता। इन तीनों को कभी ना कभी पहले चैलेंज किया जा चुका है। इमरजेंसी डेमोक्रेसी पे हमला थी, 1984 में जो हुआ, 2002 में जो हुआ, वो बिल्कुल जाहिर डाइवर्सिटी पे हमला था। और अंतिम व्यक्ति के आंसू पहुंचने के सपने पे तो हम रोज़ सुबह हमला करते हैं इस देश में। लेकिन आज जो हो रहा है, तीनों पे एक साथ हमला, और इतना बड़ा हमला है कि वो हिंदुस्तान जिस पे हम गर्व करते हैं, मैं करता हूँ, और वो हिंदुस्तान जो कि इकोनॉमी के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से, अपनी मिलिट्री कैपेसिटी के हिसाब से आज ऊंचा उठा है, ठीक उसी समय वो आइडिया आज खतरे में है। आपने बहुत दिलचस्प बात ये कही कि सिर्फ ये नहीं कि पिछले 4 साल में ये ख़तरा पैदा हुआ है अचानक, पहले भी हुआ है। लेकिन वो 4 साल, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी पार्टी और उनका जो शासनकाल है, वो 4 साल, और उस 4 साल से पहले के जो भी 60 साल वगैरह हम मान लें, उनमें कहीं कोई फ़र्क भी है? मिसाल के तौर पे वो मैं समझना चाहता हूँ, ये फ़र्क नहीं है। यानी अगर ख़तरा पैदा हुआ है 4 साल में, तो क्या ये ख़तरा वैसे ही है जैसे कि पिछले 60 साल में कभी हुआ था कांग्रेस की या दूसरी जो मिली-जुली सरकारें थी? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए दिल्ली में, आप और हम वहाँ मौजूद थे, देखा। और एक लोग ये कहते हैं कि स्टेट का शामिल होना, सरकार का शामिल होना किसी ख़तरनाक साजिश में, बात में, वहाँ एक चिंता का विषय होता है। वरना दंगे फसाद तो मुसलमानों हिंदुओं में वगैरह होते रहते हैं। फ़र्क क्या है उस ख़तरे में, या जो ख़तरा 60 साल में हमें हुआ था? क्योंकि दंगे फसाद पहले भी हुए और दंगे फसाद थोड़े बहुत अब भी हुए 4 साल में। फ़र्क हिंदी में कहूँ तो अधर्म और विधर्म में फ़र्क है। मैं आइडिया ऑफ इंडिया को कई बार हिंदी में कहता हूँ भारत का स्वधर्म। पानी का धर्म होता है बहना, धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन से नहीं है। पानी का धर्म है बहना, आँख का धर्म है देखना,
उस तरह से भारत का धर्म, ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने कही। अधर्म इस देश में पिछले 60 साल से हो रहा है। कांग्रेस जो है, उस देश के धर्म को डुबाने के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी में किया, वो तो मतलब डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने की कोशिश की। और एक बार नहीं, कई बार इस देश में माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए हैं और सरकार के प्रोटेक्शन से हुए हैं। 1984 का बिल्कुल हुए हैं। और जैसे ये जमाने में आंखें मूंद ली, दिल्ली में क्या हुआ, नहीं, जिस जमाने में हम बड़े हो रहे थे उसमें मुरादाबाद के दंगे फसाद, मैं अलीगढ़ से आने वाला हूँ, मेरठ में इतने दंगे फसाद हुए। फिर मलियाना वाला हाशिमपुरा का पूरा वाक़या हुआ जिसमें कि जिंदा लोगों को हाथ पैर बांध के हिंद नदी में फेंक दिया गया और आज तक उसका कहीं इंसाफ नहीं हुआ। यानी उन लोगों को सजाएं भी नहीं मिली जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे, और ये सब कांग्रेस के रिजीम थे बाकायदा। और ये जो आखिरी चीज़ जो मैं कहता हूँ, अंतिम व्यक्ति के आंसू पहुँचने वाली डेवलपमेंट, वो तो इस देश में नाम के लिए कभी नहीं हुई। फ़र्क क्या था? अधर्म और विधर्म में मैं फ़र्क मानता हूँ। अधर्म ये है कि आप कहें हाँ 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 होना चाहिए, मैं कर नहीं रहा, चुपचाप से आप दूसरा काम करते रहें। विधर्म ये है जब आप आँख में आँख डाल के बोलते हैं क्यों करूँ मैं इसको। ये फ़र्क आ गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 1984 किया। आप कांग्रेसियों से पूछिए, वो कहते हैं नहीं नहीं एक्चुअली हुआ नहीं, ये वो, हाँ माफ़ी भी हमने मांगी तो थी, उसने माफ़ी मांग ली थी। वो थोड़ा नज़रें चुरा के आपसे बात करते हैं। अभी आंख में आंख डाल के बोलते हैं कि किसने कहा, अरे हिंदू हैं करेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब आप कहते हैं कि मैं तो इसमें यकीन नहीं करता, जब आप कहते हैं कि वीर सावरकर इस देश का हीरो होना चाहिए, जब आप गॉडसे के ऊपर चीज़ें बनाते हैं इस देश में, वो एक अलग बात है। विधर्म यानी कि जब आप उस आइडिया ऑफ इंडिया को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि हाँ करेंगे। जब इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले लोग इस देश के संविधान के बिल्कुल मूल आइडिया को आंख में आंख डाल के चैलेंज करते हैं, वो जो खतरा है वो किसी पार्टी का खतरा नहीं है, व्यक्ति का खतरा नहीं है, वो देश को खतरा है। भारत के स्वधर्म पे आज हमला हो रहा है। आपने कहा भारत के स्वधर्म पे हमला हो रहा है, और विधर्म और अधर्म, ये भी फ़र्क थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। 4 साल में यानी जो मोदी शासनकाल है, इसमें आपके अनुसार विधर्म का जो लॉजिक है वो ज़्यादा उभर कर सामने आता है? जी, 2-3 चीज़ों के अंदर। एक तो लोकतंत्र के मायने में मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी के बाद से पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का हमला लोकतंत्र पे है। और फ़र्क ये है कि आज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हमें बताया जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं होगा। आज जुडिशरी पे जिस किस्म का हमला है, भाई 4 जज बाहर आके कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें चीफ जस्टिस से झगड़ा है, वो कह रहे थे कि इस देश की सरकार से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ख़त्म की जा रही है, कुछ कीजिए। मुल्क को कह रहे थे आप आके बचाइए। मीडिया की, हम मीडिया पे हैं हिंदुस्तान में, मैं देखता हूँ मेरे बहुत दोस्त हैं और हर कोई टीवी ऑफ करने के बाद बोलता है बॉस पता नहीं कैसे ये दिन गुजार रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से फ़ोन आते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया वाले आपसे शेयर करते हैं जी अपनी तकलीफ़, मतलब हमारे भाई बंधु जो यानी चैनल्स वगैरह में, अखबारों में काम करते हैं, वो अपनी शिकायत तमाम मीडिया वाले कहते हैं योगेन बता नहीं सकता कहाँ से फ़ोन आते हैं। ये कांग्रेसी भी बदमाशियाँ तो किया करते थे, तरह तरह की डालते थे, लेकिन ये जिस तरह से फ़ोन करके बोलते हैं आज शाम को ये प्रोग्राम रन करो, ऐसा तो कभी नहीं पहले हुआ करता था। तो सेंसरशिप इमरजेंसी में हुई। इमरजेंसी की सेंसरशिप में मुझे पता था कि सेंसरशिप है, मैं अखबार पढ़ता था, बच्चा था, लेकिन इतनी समझ थी कि मुझे पता था। आज मैं अखबार पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं है कि सेंसरशिप है। आज मुझे पता नहीं है कि इमरजेंसी की जा रही है। बिना इमरजेंसी आपातकालीन की आपातकाल है जी। माने आप ये देखिए, आरटीआई से निकल के आया है कि प्रधानमंत्री पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि उनकी मन की बात को किस अखबार ने फ्रंट पेज पे नहीं छापा। ये पर्सनली प्रधानमंत्री मॉनिटर करते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है इस देश में। योगेंद्र यादव, एक बात अभी आपने कही थी मीडिया के हवाले से, मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि मीडिया वालों से ये कहा जाता है कि आप चलिए तो वो घुटने टेक देते हैं, ये एक उनके बारे में कहा जाता है। तो इसलिए सरकार से क्या शिकायत है? यानी सोचिए कि जो मीडिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत प्रतिष्ठित इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, उनको कोई इतना ज़्यादा ख़तरा महसूस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो घुटने टेकने पे मजबूर हैं या शौक में किसी लालच के तहत वो घुटने टेक रही हैं? देखिए, दुख की बात यह है कि हमारा मीडिया कभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी तान के सरकार के सामने खड़ा पहले भी नहीं होता था।
कांग्रेस के ज़माने में भी चाटुकारिता, चमचागिरी ये सब किया करते थे, लेकिन आज जो हो रहा है, आज तो उससे बहुत ऊंची किस्म की हरकतें हो रही हैं। और ऊंची क्या किस्म की हरकत? आप साहब बाकायदा पीएमओ से फ़ोन आते हैं, हर रोज़ फ़ोन आते हैं पीएमओ से कि इस स्टोरी को, बड़े बड़े एडिटर्स के पास आते हैं, उनके मालिकों के पास आते हैं। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट बातें आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री, अभी आरटीआई से खुलासा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि उनके मन की बात को किस अखबार ने फ्रंट पेज पे नहीं छापा। अभी आपने जिक्र मगर किया। ये छोटी बातें हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गहरी चीज़ें ये हैं कि मीडिया की ओनरशिप, जो थोड़ा सा भी एक अलग वॉइस रख सकता है, हर एक को दबाने की कोशिश है। रवीश के साथ क्या हो रहा है? एक इंसान है जो खुल के बोल रहा है। रवीश के साथ में जी धमकियां वगैरह मिलती हैं, ट्रोल्स, और उसकी तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकता कि मैं कुछ कहूँ, 4 लोग मेरे पीछे पड़ जाएं। और रवीश को भी इस बात की आज़ादी तो है, वो एक अरसे से जिस तरह से भी अपनी बात कहते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, मतलब टेलीविज़न पे ऑलमोस्ट तकरीर सी करने लगते हैं। वो बहुत बार जज्बाती भी हो जाते हैं और खूब कहते हैं। मुझे तो लगा नहीं कि उन्होंने कहीं अपने किसी शब्द को इस खौफ के तहत मिटाया हो, हटाया हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मैसेज क्या देता है। एक इंसान जो बोल रहा है, ठीक है, आपका ये ज़्यादा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मैसेज हमेशा ऐसे ही दिया जाता है। परसों 4 दिन पहले बरखा दत्त ने क्या बोला है, और एनडीटीवी के साथ क्या हुआ है, एनडीटीवी को जिस तरह से दबाने की कोशिश हुई है, वो क्या मैसेज देता है। राजस्थान पत्रिका, आप चलिए दिल्ली वालों को छोड़ दीजिए, राजस्थान पत्रिका जिसने थोड़ा सा कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, सरकार ने विज्ञापन रोक दिया अगले दिन से उसका। ये सब चीज़ें एक वाकया और था जो मैं तो दिल्ली में ही था तब, जब ये वो सामने आया था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक समिट होने वाली थी और उसमें प्रधानमंत्री भी जाने वाले थे और बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री भी जाने वाले थे और सब, लेकिन ये कि सरकार नहीं आएंगे, अगर आप, उन्होंने कहा नहीं आएंगे, एकदम से सबने बॉयकॉट किया और सब टाइम्स ऑफ इंडिया आदाब और सलाम करने में लग गया। उसके बाद सब, ये तो 2-4 कहानियां हैं जो बाई चांस बाहर आ जाती हैं। जो बाहर नहीं आती हैं, वहाँ टेलीविज़न चैनल्स को बताया जाता है कि आप इस पत्रकार को नौकरी दीजिए क्योंकि ये हमारा व्यू पॉइंट रखेगा। खैर, इसके बारे में देखिए क्या है कि ये स्ट्रॉ पोल वाली बात है। आप तो सिफोलॉजिस्ट हैं, इसलिए कि इसको कोई साबित नहीं कर सकता, ये हेयर से पे है। आपने कहा, मैंने सुना, लोग कहेंगे अरे साहब ये तो बेपर की बात। खैर, मैं दूसरे मौज़े पर आता हूँ। ये तो अच्छी बात होगी कि हमने मीडिया का जिक्र कर लिया कि किस तरह से, बल्कि मैं तो एक कदम और आगे जाके कहूँगा, क्योंकि मेरा कभी ऑल इंडिया रेडियो से गहरा ताल्लुक़ रहा। मैंने नौकरी शुरू की, उसके बाद में फिर ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, फिर BBC में आया, लंदन में ये काम किया। अब मैं ऑल इंडिया रेडियो में आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दूरदर्शन में बहुत सारे, उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़े लेवल पे मिनिस्टर जो है वो प्रोड्यूसर को फ़ोन करे। मतलब आमतौर पे क्या होता है, रैंक का ख्याल रखा जाता था कि साहब मिनिस्टर को कहना है या PM को कुछ कहना है तो नीचे कहेंगे, उसके बाद में फिर वो नीचे लेवल पे आएंगे, DG के लेवल पे आएंगे। अब तो ये है कि जो एक मिनिस्टर साहब अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे पहले, अब शायद कैबिनेट, अब उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, और वो खुद फ़ोन करके, प्रोड्यूसर एक महाशय हमारे, उन्होंने कहा कि वो फ़ोन आते हैं कि भाई आप ये लीजिए, ये मत दीजिए। तो वो वहाँ मुझे लगा कि ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन तो हमेशा सरकार के कब्जे में थे और सरकार की आवाज़ में ही बोलते थे, यही उनका काम भी था। लेकिन ये कि इस कदर कंट्रोल होगा ये शायद नहीं सोचा था, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि एक पार्टी जो BJP अपने आप को पार्टी विद ए डिफरेंस कहती है, तो उसको कहीं कोई फ़र्क तो नज़र आना चाहिए था उनकी कारकर्दगी में। मैं आपकी दूसरी बातों की तरफ आता हूँ। आपने कहा वो करप्शन के लेवल पे देख लीजिए कि क्या हुआ, इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ें थी वो क्या हैं? करप्शन पे मैंने कहा कि जब मोदी सरकार आई, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि लोग कांग्रेस के करप्शन से तंग आ गए थे और लग रहा था कि भाई ये आदमी आके कह रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब आप देखिए हकीकत क्या है। 4 साल हो गए, लोकपाल की नियुक्ति नहीं, जो लोकपाल कांग्रेस की बाँ मरोड़ के किसी तरह बनवाया गया था, 4 साल से नियुक्ति नहीं की गई। CVC, CBI में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो रही है जिनकी एक्चुअली भ्रष्टाचार के लिए जांच होनी चाहिए। एंटी करप्शन एक्ट इस देश का पहली बार डाइल्यूट किया जा रहा है और अब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बजाय प्रोटेक्शन ऑफ द करप्ट एक्ट बनने वाला है। विसल ब्लोअर एक्ट को नोटिफाई नहीं किया गया है। जिन जिन ईमानदार अफसरों की कांग्रेस ने जान सांसत में कर दी थी, BJP ने आके उनकी हालत और ख़राब कर दी है, वही सब अफसर। तो कहाँ एंटी करप्शन, कौन सी बात?
और इससे ज़्यादा जो गहरी चीज़ें हैं वो ये कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारी हैं, उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। और वही चीज़ें जो इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन, आप पहले तो समझिए, जुडिशरी का मैंने पहले जिक्र किया। आप समझिए लेजिस्लेचर, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, हर बिल को ऐसा बना दो कि राज्यसभा को बाईपास किया जा सके, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। गवर्नर की पोस्ट, जो तमाम हथकंडे इंदिरा गांधी इस्तेमाल किया करती थी, वो और उससे भी ज़्यादा बुरे हथकंडे। इलेक्शन कमीशन, मुझे बेहद शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने 1990 के बाद अपनी एक थोड़ा हैसियत बनाई थी, आज उस इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसा महसूस होता है कि अगर इशारा आ गया तो पता नहीं क्या कर देंगे। पहली बार इलेक्शन कमीशन इतना बौना हो गया है पिछले 25 साल में। तो हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। डाइवर्सिटी जिसकी मैंने बात की, उसका तो कहना ही क्या है। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार खुल के कह रही है हिंदुओं का देश है, करेंगे। और इसके बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के सिटीजनशिप एक्ट को बदलने की कोशिश हो रही है। वो क्या है? हमारा सिटीजनशिप एक्ट कहीं भी रिलीजन का जिक्र नहीं करता है। इस वक्त संसद में उस सिटीजनशिप एक्ट को बदल के एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है। और अमेंडमेंट क्या कहता है कि पड़ोसी देशों से बाहर के जो लोग आएंगे वो हमारी पनाह मांगेंगे, हमारी सिटीजनशिप मांगेंगे, हम दे देंगे, बशर्ते कि वो मुसलमान ना हो। जैसे वो बांग्लादेश से आएंगे या पाकिस्तान से तो उसकी लंबी लिस्ट है। कहने का तरीका, कहते हैं कि बांग्लादेश से आएंगे, अगर वो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो उनको दिया जाएगा। मतलब क्या है, बांग्लादेश से कितने सिख आएंगे, कितने और अभी इलेक्शन का आपने जिक्र किया, उसमें भी कुछ 2-3 सवाल हैं। जैसे कि एक तो इस बात की बहुत जल्दबाजी हुई कि NRIs को वोट देने का अधिकार मिल जाए। और मैंने एक इंटरव्यू किया था इससे पहले जिसमें ये बात निकल कर आई थी कि भाई माइग्रेटिंग पॉपुलेशन इतनी बड़ी है भारत में, बिहार से, यूपी से लोग काम करने जाते हैं, उनको तो बेचारों को वोट मिलता नहीं है। अपने बम्बई में जाके या दिल्ली में आके वो अपना वोट डाल सकें। अगर उनका वोट वहाँ बिहार में, गांव में, धनबाद में, तो उनको वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये कि NRI को वोट का अधिकार मिल गया है, मैंने सुना है। आप नहीं, अभी मिला नहीं है, मगर उसकी कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें बहुत प्रोसीजरल प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए असली बात क्या है, एक सरकार अपने टेम्परेरी फ़ायदे को देखते हुए परमानेंट स्ट्रक्चर्स को बदलने की कोशिश कर रही है, और ये ख़तरनाक चीज़ है। एक बात और बताइए, इसमें एक टोटलाइज़र वाली बात आई थी इलेक्शन कमीशन में कि जब पहले ये होता था कि बैलेट पर्चियाँ इकट्ठी होती थी, फिर उनको मिलाया जाता था और उसके बाद में मतगणना यानी कि काउंटिंग का काम शुरू होता था। अब जो सिस्टम है वो क्या है? दरअसल क्या था, 3 बार बदला है। पहले 10-15 साल तक हिंदुस्तान में बूथ पे ही काउंटिंग हो जाती थी, तो हमें पता था कि किस बूथ में क्या वोट हुआ। फिर 1969-70 के करीब उसको बदला गया, कहा कि सारे वोट को इकट्ठा मिला के, ताकि किसी को पता ना लगे। ये सिस्टम 30 साल तक चला। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, उसके बाद से हर मशीन का काउंट यानी कि हर बूथ का काउंट अलग अलग दिखाया जाने लगा। तो तब से हर पार्टी को पता है कि हमें बूथ नंबर 66 में कितने वोट मिले, और अगर मुझे पता है बूथ नंबर 66 में किस तरह के लोग रहते हैं, तो मुझे एक फेयर आइडिया हो जाता है कि किसने मुझे क्या वोट दिया। तो उससे वोट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। और अब जो सिस्टम है वही सिस्टम अभी चल रहा है, फिलहाल बिल्कुल वही सिस्टम चल रहा है। और आप जैसे लोगों का सजेशन क्या है कि कुछ टोटलाइज़र नाम की कोई चीज़ होती है? कई लोगों का सजेशन रहा है कि वोट अलग अलग काउंट हों, लेकिन उसको पब्लिक करते वक्त उसको इकट्ठा कर दिया जाए। उसमें एक ही सिर्फ दिक्कत है, दिक्कत यह है कि अब EVM को लेके इतने सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर और इलेक्शन कमीशन की वजह से कि अगर आप सिर्फ कुल मिला के बता दें आपको 1,21,000 वोट मिले और आपको 81,000 मिले, तो मुझे लगता है कि लोगों का जो रहा सहा कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं हिल जाना शुरू हो जाए। तो हाँ, हमें टोटलाइज़र जैसी चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि 70s की स्पिरिट थी, उसी में हमें वापस जाना चाहिए, वोट की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने। ओके, मैं वापस आना चाहता हूँ वही आइडिया ऑफ इंडिया जिस पे हम जिक्र कर रहे थे। उसमें आपने कुछ इशारे कर दिए कि कहाँ कहाँ जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ख़तरा है और किस तरह से ख़तरा है।
अब उस आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे बचाया जा सकता है? उसकी वजह क्या है कि सबकी राजनीतिक दुकानें सजी हैं। एक मॉल है, शॉपिंग मॉल, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये आरएसएस का है, ये स्वराज्य पार्टी का है, ये जो है समाजवादी हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से। और सब ऐसे मौक़ों पे कहते हैं हाँ हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक आम आदमी है वो परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ इन हालात में। तो ये एक मामला ये है कि अब एक इलेक्शन सर पे आ रहा है और उसमें ये डिबेट होगी ज़रूर कि इस आइडिया ऑफ इंडिया को क्या ऐसे बचाया जा सकता है कि सारी की सारी जो विपक्षी दल हैं एक साथ हो जाएं और वो कहें कि साहब ये मोदी जी को रोकना है या इनके बैंडवैगन को रोकना है या भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। सिर्फ ये तो कोई पॉजिटिविटी ना हुई, ये तो कहीं कहते हैं ना सकारात्मक, ये कोई पॉजिटिव इश्यूज़ पे वोट मांगने वाली बात ना हुई। ये तो आप सिर्फ इसलिए करेंगे आप एक पार्टी को रोकेंगे और दूसरे लोगों को आ जाएंगे। ये लोग जो आएंगे इस बात की क्या गारंटी है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टर हैं? बाकायदा देखिए, दो चीज़ें हैं जिससे आइडिया ऑफ इंडिया नहीं बचेगा। क्या न किया जाए ये हम समझ लें। पहला तो ये सिर्फ इंतज़ार करना कि हाँ मोदी का बुलबुला अपने आप फट जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी की लोकप्रियता घटी है, इसमें कोई शक नहीं कि अब कुल मिला के रुझान उनके खिलाफ होना शुरू हुआ है। ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, बाई पोल से लग रहा है। क्या लगती है आपको इसकी वजह? इसकी वजह है कि जिस किस्म की उम्मीदें लोगों ने बांधी थी, देखिए बहुत वक्त 2014 में मोदी जी की जो जीत थी वो उम्मीद की जीत थी। बहुत लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी उम्मीद बांधी थी जो कि इससे पहले लोग नहीं बांधते थे। पता नहीं किसकी सरकार बन जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो उम्मीदें एक के बाद एक उनका भांडा फूटना शुरू हुआ है। ख़ास तौर पे जो किसान के जो इस वक्त देश में हालात हैं वो इतने ख़राब हैं और उसको आप खाली टेबल दिखा के खाली विज्ञापन की झुंझुनों से पाल नहीं सकते, कुछ तो करना होगा। हाँ, रोज़ खबरें आ रही हैं कि उसको अपना जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है, उसको सड़कों पे फेंकना पड़ रहा है, चाहे वो आलू हैं, टमाटर हैं, पैसे नहीं मिल रहे बाज़ार में लाने के। ट्रक वाला जो है इतने पैसे ले लेता है कि इतने मार्केट में नहीं मिलते। आज हिंदुस्तान में किसान की ट्रेजिडी है कि या तो उसकी फसल अच्छी नहीं होती, एक तरह से मारा गया, फसल अच्छी हो जाए तो दूसरी तरह से मारा गया कि उसको दाम नहीं मिलेगा। कि इतना सारा अगर टमाटर तो पैदा हो गया लेकिन इस टमाटर के करे क्या? हर तरफ टमाटर, प्याज, लहसुन और जो बड़ी फसलें हैं सब में ये स्थिति है। मैंने तो जाके योजना आयोग को चैलेंज दी थी, उनके ऑफिस में बैठ के मैंने कहा था आप हिंदुस्तान की एक मंडी चुन लीजिए और उसमें अपनी पसंद की एक फसल चुन लीजिए और मुझे दिखा दीजिए कि आप जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं वो वहाँ पे सब किसानों को मिलता है। उन्हें कबूल करना पड़ा कि हाँ एक्चुअली नहीं देते हैं। आपने बात कही कि एक तो किसान बहुत असंतोष की भावना से गुजर रहे हैं इस वक्त। शायद ये बड़ी वजह है, जो मैं समझ रहा हूँ कि आपका ये ख्याल है कि ये जो मोदी शासन है पिछले 4 साल में उसके ख़िलाफ़ जो एक वेव अब नोटिसेबल है, हम देख रहे हैं वो है वेव अपनी जगह पे। एक तो ये बड़ी वजह है। इसके अलावा वेव नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूँ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा शुरू हो गई। ओके, ठीक है, एंटी इनकम है, ठीक है। मैं आपसे पॉलिटिशियन सोच समझ के अल्फाज का चयन करते हैं, इंतखाब करते हैं, अच्छी बात बनेगी अगले 8 महीने में हम जानते नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी बात, टाइड टर्न कर गया है। तो एक तो किसान है, उसको थोड़ा आगे ले जाने में एंटी इनकम्बेंसी, और नौजवान देश की युवा पीढ़ी, बेरोजगारी इस वक्त इतना बड़ा कंसर्न है और इसी वजह से मोदी सरकार हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई आंकड़ा ला के करती है। मैं कहता हूँ भैया जितने आंकड़े दिखा लो, आप सामने वाले को ये तो नहीं कह सकते कि तेरे पास रोजगार है। जिसके पास नहीं है, जो घर बैठा है, जो सोच रहा है क्या करूँ, उसको आप किसी भी टेबल दिखा के, रंगीन इश्तिहार दिखा के ये नहीं बता सकते कि तेरे पास रोजगार है। बेरोजगारी बहुत बड़ा कंसर्न है और मैं बार बार कहता हूँ अगले 8 महीने में इस देश में 2 ही रास्ते हैं, या तो जवान और किसान या फिर हिंदू और मुसलमान। इनमें से कोई एक खेल होगा और नतीजा इस चुनाव का इस पे निर्भर करता है कि इनमें से कौन सा खेल डोमिनेंट रहेगा। इस वक्त ऐसा लगता है कि अब जवान और किसान का सवाल बहुत दबाने के बावजूद दब नहीं पा रहा है, ये उभर के आ रहा है और उसकी वजह से इस वक्त बीजेपी सांसद में है, बीजेपी डिफेंसिव में है। लेकिन सिर्फ इससे ये सोच लेना कि हाँ अब मतलब हो गया, वो गलत होगा, क्योंकि 3 M हैं। मोदी जी बड़े M के शौकीन है कहने के। 3 M है, मनी, मीडिया, मैनेजमेंट। ये तीनों इस वक्त भी मोदी जी के हाथ में है।
बेइंतहा पैसा है। और अब तो इन्होंने ऐसा कानून बना दिया है जिससे किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कितना लीगल पैसा इन्होंने ले लिया। आपका इशारा जो इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग अलाउ की उसकी तरफ है? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन को मैं उसके लिए दोष नहीं देता। सरकार ने एक जो कानून बनाया है इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड, अरुण जेटली ने वो अपने बजट में पेश किया उसमें, तो वो तो बिल्कुल कानूनी तरीके से अब आप छुप के वोट दे सकते हैं पैसा। मैंने आपको ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने 10,000 करोड़ मेरे को दे दिए, सिर्फ आपको और मुझे पता लगेगा, लीगली वाइट मनी मेरे पास 10,000 करोड़ आ जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं। बैंक को तो पता लगेगा जी, बैंक के लिए कंपल्सरी है कि बैंक इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और बैंक सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा? जी, वो उन्होंने बिल्कुल तय कर रखे हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए पैसा इस वक्त बेइंतहा पैसा है मोदी जी के पास। पहली बार कांग्रेस कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। अब कांग्रेस कहे कि पैसा नहीं है तो आप समझिए कि मामला गड़बड़ है। पैसा तो योगेंद्र जी आप इतने मतलब बड़े जानकार हैं, जो मैं समझता हूँ भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं लोग, मैं ऑन द रिकॉर्ड रख देता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा। आमतौर पे तरीका फंडिंग ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है फर्ज कीजिए, तो वो ये देखता है कि आप जीतने वाले हैं, आप कुछ हमसे अच्छे वादे कर रहे हैं, तो हम आपको 75 रुपये देंगे, किसी को 60 रुपये देंगे, किसी को 50 देंगे। वो देते तो सबको हैं, मतलब जो भी फंडिंग करते हैं भारत में पॉलिटिकल सिस्टम की, वो थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह सबको देते हैं। अमूमन यही हुआ करता था। और पहली बार 2014 में ये हुआ था कि जो विपक्ष उस ज़माने का था उसको ज़्यादा मिला था और पक्ष को कम मिला था, 60-40, ये 70-30 वगैरह वगैरह। अब मामला 90-10 का है। और दूसरा फ़र्क ये है कि इस वक्त सरकार, मतलब 90 जो है ये जो रजीम है इसकी तरफ जा रहा है, और सरकार एक एक पैसा देने वाले पे निगाह रखती है और उसको अगले दिन सुबह फ़ोन करती है, क्यों तुम पैसा दे रहे हो, हमें सब पता है। ये जो इस वक्त खौफ है, तो वापस मैं वही कहूँगा, मनी, मीडिया और इलेक्शन मैनेजमेंट बुरे अर्थ में नहीं कह रहा, इस वक्त अमित शाह के पास जो इलेक्शन मशीन है, पन्ना प्रमुख से लेके हर चीज करने वाली, कहते हैं वेल ऑयल्ड मशीनरी रन बाय मिस्टर अमित शाह। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी पार्टी के पास होना चाहिए। हाँ, सब तरसते हैं भाई, क्यों नहीं है? अगर आप पन्ना प्रमुख बनाने में क्या इलीगल बात है, बनाइए ना, हर पार्टी बनाए। तो ये इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ शुरू हो गई है, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए 3 M बैठे हुए हैं, मनी, मीडिया, मैनेजमेंट। इसका मुकाबला हो पाएगा नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि सिर्फ ये सोच लेना कि हाँ अब एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई, अपने आप हो जाएगा। मैंने एक सवाल पहले आपके सामने रख दिया था, और वो ये है कि सिर्फ यही बातें कह के एक मोदी शासन या बीजेपी के खिलाफ लोगों को डराना और फिर वोट मांगना, और फिर वो सब तरह तरह के, कहते हैं ना भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कोई यहाँ से आया कोई वहाँ से आया, और फिर कह रहे हैं साहब हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इन सब चीज़ों को बदल देंगे, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि इनको हटाइए, अब हमें ले आइए। एक जो इलेक्टोरेट है, जो आम वोट देने वाला है, वो कहते हैं, एक लाइन है शायरी में कि मुझे क्या बुरा था, गालिब की लाइन है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये तो बार बार मरना है, हर 5 साल बाद। तो कैसे इस बात को चेक किया जाए कि जो वोटर है वो किसी पॉजिटिव रीज़न की वजह से किसी को वोट दे? देखिए, जो एंटी मोदी कोalition है जिसकी बात इस वक्त चल रही है देश में, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इससे कुछ विपक्ष को नफ़ा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे होगा, महाराष्ट्र में हो सकता है, 3-4 देश के प्रांत है जहाँ विपक्ष अगर एक साथ आ जाएगा तो चाहे पॉपुलैरिटी जो भी हो, इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपने जो सही बात की वो ये कि वोटर आजकल किसी सपने के लिए वोट करता है, वो कोई बड़ी चीज़ देखता है। मोदी जी ने झूठा सही मगर सपना दिखाया था इस देश को। जब एक मंच पे उधर से शुरू हो जाइए ममता बनर्जी, फिर लालू जी के सुपुत्र, फिर उसके बाद मायावती जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और उधर शरद पवार, ये सब जब खड़े हुए एक स्टेज पे दिखते हैं, आपको इसमें क्या सपना दिखाई देता है? आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाई देता है? आपको लोकतांत्रिक भारत का सपना दिखाई देता है? ममता बनर्जी ने जो लोकतंत्र की हत्या बंगाल में की है पिछले 2 महीने में, उसके बाद अगर वो कहें वो लोकतंत्र देश को देंगी, शरद पवार खड़े होकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, और ये लालू जी और मायावती जी मिलके इस देश को सुशासन देंगे, एक ईमानदारी देंगे, क्या सपना बनता है? जब, और यही मेरा असली सवाल है कि अगर इसका मुकाबला करना है तो देश के सामने एक ऐसा सपना जिस पे कुछ
कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए तो आप यकीन कर सकें। मैं उस पर यकीन बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने एक डिलेमा पोज करता हूं। जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, वो बहुत परेशान भी हैं और एक बड़ी संख्या है उनकी, क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ है कि जिसके पास सीटें ज़्यादा आ गई उसने सरकार बना ली, लेकिन एक बड़ी मात्रा में जो वोट है वो तो बीजेपी के अगेंस्ट है ना, मतलब भारत में। तो उनका ये कहना है कि देखिए ये तो बात तो ठीक है कि साहब हमें ये बात पसंद नहीं आती कि मंच पे सब तरह तरह के लोग इकट्ठे मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनसे एग्री करें ना करें। और ये वो जो मिडिल क्लास वोटर है, मिसाल के तौर लंदन में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला वगैरह वगैरह जो भारत, वो ये कहते हैं देखिए मुझे इन लोगों की शक्लों से बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मिसाल के तौर जहाँ वो मुलायम सिंह यादव को देखता है, यहाँ वो लालू यादव को देखता है, उसके सिर्फ यकीन मानिए मैंने जब लोगों से बात करता हूँ तो वो पागल से हो जाते हैं, इस कदर गुस्सा है उनको इन लोगों के चेहरे देख के ही। कुछ तो कास्ट का भी रीज़न है, कास्टिज्म पिछले जो भी वजह से उनको पसंद ही नहीं है कि ये टुच्ची दो कौड़ी के लोग, ये समझते हैं कि यानी छोटे लोग एक तरह से कहाँ से आके हम पे शासन करने लगे। एक तो रीज़न ये भी है, मिसाल के तौर पर मायावती आती हैं, मायावती को देख के लोगों को तकलीफ ये हो जाती है कि साहब ये मतलब कौन है हम पे शासन करने वाली। इनका तो काम ये था कि अपना गंदा काम जो भी है ना, दलित समाज हमारी सेवा करता रहता। तो इस तरह के एक तो नफ़रत करने वाले वो लोग हैं, एक नफ़रत करने वाले वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये कोई अच्छे चेहरे नहीं हैं। यानी आपने खुद ही उसी तरफ इशारा किया कि ये सब क्या आपकी उम्मीद जगाते हैं भारत की आइडिया ऑफ इंडिया। तो एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो योगेंद्र यादव की तरह से भी सोचते हैं कि भाई क्या ये सारे चेहरे एक साथ इकट्ठे आके आपके मन में कोई विश्वास जगाते हैं। उनको लगता है नहीं, ये नहीं। तीसरी बात ये है जो मैं बात करता हूँ, वो शायद आपको भी सुनने को मिलती हो, लोगों को लगता है भाई पहला इस वक्त काम ये है कि किसी तरह से इनको रोका जाए। ये जो बैंड वैगन है मोदी जी का, बाद में फिर बात करेंगे। अब प्राथमिकताएं क्या हैं, मैं ज़रा कन्फ्यूज्ड हूँ कि मतलब जो आम वोटर है जो इस वक्त मोदी जी के खिलाफ है, उसके सामने क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब तक हम पॉजिटिव एजेंडा नहीं मांगेंगे तब तक हमें वही ड्रामे मिलेंगे जो कि ये देश एक से ज़्यादा बार देख चुका है। पॉजिटिव एजेंडा क्या हो सकता है? पॉजिटिव एजेंडा होगा कि आप मुझे बताइए कि पहली बात डेमोक्रेसी के बारे में आपके पास क्या कहने को है। ममता बनर्जी खड़ी होकर जब कहती हैं मैं मोदी जी की एंटी डेमोक्रेटिक रिजीम को हटाऊंगी, तो मैं पलट के पूछना चाहता हूं, बहन जी आप जो अपने यहाँ पे गुंडागर्दी करवा रही हैं वो कब रुकेगी? आप कुछ नॉर्म्स एग्री करेंगे या नहीं करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, या ये कि इनकी गुंडागर्दी बंद और मेरी गुंडागर्दी शुरू हो, आप ये चाहते हैं? दूसरा, इस देश की डाइवर्सिटी के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स तय होने चाहिए जिसको आप फिर कायदे से रहें। और डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान को लटका के रखा जाए, उसको एक बंधक बना के रखा जाए। आप पॉजिटिव एजेंडा बताइए। मुसलमान की सबसे बड़ी ज़रूरत इस देश में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, उस पर आप कुछ बोलिए। एक और बड़ा रीज़न है जो मैंने महसूस किया है, वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। जी, एकदम से अचानक पिछले ख़ास तौर से 4 साल में कि वो उसको लगता है कि ये तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो है और उसे बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन मुझे उसमें एक डर दिखाई देता है। डर ये कि मुसलमान को सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के सवाल पे लटका के रखना। मुझे कई बार शक होता है कि सेकुलर पॉलिटिक्स इस नापाक खेल में, इस बहुत ही अनहोली खेल में शामिल है कि मुसलमान को लटका के रखना। मैं आपके साथ एक अलग प्रोग्राम करूंगा और वो पूरा उसका विषय होगा वही सेक्युलरिज्म। तो इस वक्त जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे मेरा वादा है कि एक इसी तरह का रोबस्ट इंटरव्यू होगा योगेंद्र यादव के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की और जो चुनौतियां हैं जो उसको जिसका सामना है। हम ये बात कर रहे थे वो पॉजिटिव प्रायोरिटीज़ क्या हैं वोटर के सामने। एक तो ये है कि वो ज़रा सा देखे कि डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी की मैंने बात की। असली सवाल है डेवलपमेंट का। किसान के साथ आप क्या वायदा कर सकते हैं? रोज़गार के सवाल पे आपके पास क्या कहने को है? हेल्थ और एजुकेशन के सवाल पे आपके पास क्या देने को है? अगर आप इसमें अपने आप को किसी चीज़ से बांधने को तैयार नहीं हैं और मुझे कहते हैं कि आँख पे पट्टी बांध लो, एंटी मोदी, बस मोदी को वो कर दो, तो आप मुझे बताइए, ये तो हम 1977 में देख चुके हैं, हम 1996 में देख चुके हैं, 89 में देख चुके हैं। क्या नतीजा निकला उन सब का? इस खेल का वही नतीजा नहीं निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है? और याद रखिए 77 में जब हुआ उसके बाद कौन आया था, 79 में कौन आया था, कितने साल टिकी थी उसके बाद आके।
तो जो सिर्फ मोदी का डर दिखा के अब आंख पे पट्टी बांध लो, अब हम आ गए हैं, भूल जाओ हम क्या करते थे, मत पूछो हम क्या करेंगे, बस वोट डाल दो, उससे इतना तो पूछना होगा कि भाई साहब 2 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या होगा इस देश का, और अगर आप वही सत्यानाश करेंगे जो कि पहले हुआ था तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं जो ज़्यादती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, कि उन्होंने कहा ठीक है हम आपको भी देंगे, जो तरीका चला है आप 60-65 सालों से, कि मुसलमानों ने कहा हाँ आप जो कह रहे हैं मुझको चांद ला के तो इडली डू मतलब ये लीजिए आपको चांद दे देंगे हम ला के, इलेक्शन एक बार हमें जिता दीजिए। ये जो एक आम सी कहानी चली आ रही है, सारे वादे कर लिए, लेकिन उसके बाद में अच्छा ये तो वो हैं जो 60 साल से 50 साल से 30 साल से 20 साल से वादे कर रहे हैं और डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर से वादे हो जाएंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आती है वही जो वोटर के सामने, कि वो कैसे किसकी इंटेग्रिटी को पहचाने, यहाँ एक भारी समस्या आती है। दूसरी बात एक और है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मैं डलवा देता हूँ, चलिए ये कह के, इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ता कौन है, उस पर इलेक्शन लड़ता कौन है। आप तो सेफोलॉजिस्ट रहे हिंदुस्तान के इतने नामवर मशहूर, और मैंने ये देखा धीरे धीरे करके एक पत्रकार की हैसियत से कि बीजेपी ने कई जगहों पे तो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया भी नहीं। जी, गुजरात में तो उन्होंने पहला फेज इलेक्शन पूरा होने के बाद अपना मैनिफेस्टो दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, और उसके बावजूद जीत जाते हैं लोग। तो सवाल ये कि इलेक्शन मैनिफेस्टो या लिखित रूप में वादे कर लीजिए, इस सब की भी कोई अहमियत नहीं रही। एक अहमियत रहती है, अहमियत ये रहती है कि आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ, शिकायत कर सकते हैं, मगर मैं इसलिए चाहता हूँ कि कोई लंबा 100 पेज का मैनिफेस्टो मत दीजिए, मुझे आप सिर्फ 10 पॉइंट का मिनिमम प्रोग्राम बताइए जो इतना कॉन्क्रीट हो। मसलन आप कहिए कि आप किसान को उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की गारंटी का कानून बनाएंगे 6 महीने के अंदर। बहुत अच्छी बात करें। मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, हालांकि मुझे सजेशन देने का अधिकार नहीं है, मैं तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन ये कि पत्रकार के हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहीं सुनी बातें तो मुझे लगा आपके सामने भी रखूँ इनको, कि देखें आपका क्या कहना है। देखिए क्या है कि वो सब बातें तो रहेंगी कि आप वादा करेंगे और भूल जाएंगे, और ट्रस्ट फैक्टर कोई वादा नहीं करता। एक शेर है कि आदतन कर लिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, ये सिलसिला चलाएगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर जो एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी वोट है, और जो वोटर है जो पढ़े लिखे लोग बाग हैं उनमें, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जिन लोगों को वो वोट देने वाले हैं वो सिर्फ इसलिए ना हो कि किसी डर की वजह से कि भाई मोदी जी को बाहर रखना है, वो पॉजिटिव रीजंस होने चाहिए, और पॉजिटिव रीजंस में कम से कम वो चीज़ें लिखवाएं, और कहीं ना, जैसे आपने कहा कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं शामिल होने चाहिए। कि देखिए साहब, आप फ़र्ज़ कीजिए मुसलमान का वोट चाहिए आपको, तो मुसलमान को आप क्या देंगे, क्या करेंगे, यानी मुसलमान के लिए बेसिकली, और कोई ये नहीं कह रहा है कि आप ऐसी चीज़ें प्रॉमिस कर लीजिए जो अनडेमोक्रेटिक हैं। इसी तरह से किसान हैं, इसी तरह से दलित हैं, ये बात ठीक होगी? चूँकि हम लंदन में खड़े हैं, इन देशों की डेमोक्रेसी का वैसे मैं बहुत मुरीद नहीं हूँ, लेकिन एक आधी चीज़ बहुत अच्छी कुछ चीज़ बड़ी अच्छी है सब। एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई आप इलेक्शन का वायदा करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कितना बजट होगा, वो बजट आप कहाँ से लाएंगे, और क्या आपका कैलेंडर होगा। ये चीज़ हिंदुस्तान में जिस दिन हम करना शुरू कर दें, नेताजी प्रॉमिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जरा बताना कितने पैसे खर्च होंगे इसको करने में, पैसा कहाँ से आएंगे, किस चीज़ को काटेंगे, और कितने महीने में इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसका जरा एक्टिविटी बता के बताइए, दिखा प्लान ऑफ एक्शन दिखाइए। तो ये बात हुई, ये अगर हम करना शुरू कर दें, मुझे ज़्यादा ना 10 प्रॉमिस कीजिए, और उन 10 प्रॉमिस का मुझे बजट और उसका कैलेंडर बता दीजिए। इतना भर करने से, और बाद में हो सकता है ना करें, लेकिन ना करें तो आप उनका गिरेबान कायदे से पकड़ सकेंगे, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, एक तो ये बात, उसके अलावा और क्या वो प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं वोटर के सामने इन लोगों को जज करने के लिए, कि कैसे एक पॉजिटिव रीजन? सिर्फ वोटर और 2019 तक हम अपने आप को लिमिट ना करके रखें। हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की आइडिया ऑफ इंडिया से, और दिक्कत यह है कि आमतौर पे बातचीत में कुछ ऐसा एक माहौल सा बन जाता है कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज है, ये है वो है, रिपब्लिक को चैलेंज है, और 2019 में किसको वोट दें। मैं समझता हूँ कि मामला उससे बड़ा है, बहुत बड़ा खतरा, इसमें वक्त लगेगा। 2019 में जो कुछ भी हो जाए, और ये सब लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह मोदी को टंगड़ी लग जाए, बस देश सुरक्षित है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 15-20 साल से देश में जो जहर फैलाया गया है, ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमान के सवाल पे जितना जहर फैलाया गया है, और ये ऑपोजिशन वाले खाली बैठे टुकुर टुकुर देखते रहे हैं, और कभी कभी अपना थोड़ा सा इंजेक्शन इन्होंने भी जहर का लगाया है, उस जहर को कौन निकालेगा?
देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो धंस गई हैं नीचे, और ऐसा नहीं कि धंसना मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ, कांग्रेस ने उनके धंसने की पूरी बुनियाद बना के रखी हुई थी, उस इंस्टीट्यूशंस को कौन बचाएगा? भारत के स्वधर्म को बचाने की लड़ाई सिर्फ अगले 8 महीने की लड़ाई नहीं है, वो कई लंबे साल की लड़ाई है। और अगर वो बचाना है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, आप आंदोलन है, मैं बस समझता हूँ, जैसे मैंने कहा अगले कुछ महीने तो किसान और जवान, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान और जवान का सवाल उठेगा तो चुनाव में जो भी जीते हिंदुस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा, और हिंदू और मुसलमान के सवाल पे चुनाव लड़ा गया, जो भी जीते हिंदुस्तान 2 कदम पीछे हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में हमें हिंदुस्तान की विरासत की 3 चीज़ों को बचाना होगा, जो हमने बेवकूफ़ी से बीजेपी की थाली में रख दी है। पहला, नेशनलिज्म। इतनी महान नेशनलिस्ट विरासत हमारे पास है, और आज उस पे वो लोग कब्जा करके बैठे हैं जिन्होंने एक कतरा खून का इस देश की आज़ादी के लिए नहीं दिया। दूसरा, वीर सावरकर तो जेल में रहे थे। काहे के वीर हैं, उनकी पेटिशन, देखिए सर, अच्छी बात है जेल में रहे थे, भगवान भला करे उनका, लेकिन एक भगत सिंह है जो कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, दया नहीं मांगूंगा, और एक वीर सावरकर हैं, बार बार मर्सी पिटीशन दिए जा रहे हैं और कबूल होती है, और उसके बाद ओबीडियंटली अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हाँ साहब, मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। सावरकर हैं। वीर कह के वीर शब्द को छोटा ना कीजिए आप। और ये नेशनलिज्म की टोपी लगाए बैठे हैं आज लोग। दिक्कत ये है, मगर मैं इसके लिए बीजेपी को इल्ज़ाम नहीं देता। अरे भाई, नेशनलिज्म का बहुमूल्य चीज़ है, जो चाहेगा उस टोपी पे कब्जा करना चाहेगा। ये बाकी लोग क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के नेशनलिज्म की बाई चांस विरासत पाने वाली ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही थी पिछले 70 साल से इस देश में? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। कैसे आपने इस देश की नेशनलिज्म की विरासत को कुएं में फेंक दिया है, खड्डे में डाल दिया है? किस तरह से फेंक दिया नेशनलिज्म की विरासत को? मैं एक आम आदमी कहेगा ये थोड़ा जार्गन से लग रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कि ये तो मोदी जी भी जगह जगह जाके कहते हैं कि 70 साल में लंदन में आके भी उन्होंने तकरीर इस तरह की कर दी थी, कुछ भी नहीं हुआ। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि लोग शर्मिंदा महसूस करते थे अपने आप को भारतीय कहने में। मेरे आने के बाद उन्होंने वाजपेयी जी के 5 साल भी गायब कर दिए कि उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे आने के बाद में लोग जो है वो गर्व से कहते हैं कि अब हम भारतीय हैं। देखिए, मोदी जी की उटपटांग बातों को छोड़ दीजिए, वो तो अक्सर मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के दर्जे की जो बातें नहीं होती उससे बहुत हल्की बातें वो करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए जो जिंगोइस्ट नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का नेशनलिज्म एक पॉजिटिव नेशनलिज्म था, वो आपको पड़ोसी से लड़ाने वाला नेशनलिज्म नहीं था। हिंदुस्तान के नेशनलिज्म से ने अफ्रीका से हमारा रिश्ता जोड़ा, लैटिन अमेरिका से रिश्ता जोड़ा, जिसको लेके जवाहरलाल नेहरू, जब उनके पास ना तो आर्मी अच्छी थी ना इकोनॉमिक हालत अच्छी थी, लेकिन फिर भी दुनिया के स्टेज पे खड़ा होकर वो आदमी कहता था ना मैं रूस के साथ जाऊँगा ना अमेरिका के साथ जाऊँगा। वो एक नेशनलिस्ट, और मिडिल ईस्ट के साथ में उन्होंने रिश्ते ज़बरदस्त बनाए जो आज भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, प्रिंसिपल स्टैंड हो, और आपका एक दोनों एक लेन देन दोनों अच्छे चलते हैं। मतलब ये कि आज इस देश में हमारे पास ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बेहतर है, हमारी मिलिट्री माइट बेहतर है, लेकिन दुनिया के स्टेज पे हम ज़्यादा बौने हो गए। ओके, आपने कहा एक तो नेशनलिज्म, उसके अलावा दूसरा रिलीजन। इस देश का धर्म जो है सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इस देश का धर्म सिर्फ नेगेटिव चीज़ नहीं है। एक औसत हिंदू, एक औसत मुसलमान, एक औसत सिख, उसकी जो एक मान्यता है उससे पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसा महात्मा गांधी ने बनाया, जैसा तमाम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में बनाया, वो हमने तोड़ दिया है। और तीसरा, ट्रेडिशंस, इस देश की जो कल्चरल ट्रेडिशंस की विरासत है उस सबको हमने छोड़ दिया। इसकी वजह से आज ये हालत हुई है, और अगर हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है तो हमें ये लंबी कल्चरल बैटल लड़नी पड़ेगी। मैं कहता हूँ, लोग आरएसएस को ब्लेम करते हैं, मैं भी कई बार कर देता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि यार उन्होंने 90 साल तक काम किया, आप 90 महीना कर लीजिए। आपके लिए आसान है, क्योंकि आरएसएस जो इस देश पे करना चाह रही है वो तो इस देश की मिट्टी के खिलाफ है। वो तो जर्मनी वाले हैं। जर्मनी वाले, ज़रा इशारा किया आपने, किस मतलब फाशिस्ट? मैं तो सिंपल बात कहता हूँ, आरएसएस ने नेशन की उनकी जो डेफिनेशन है
वो सीधे सीधे उन्होंने जर्मनी से लिए, छुपा के नहीं, बाकायदा कोटेशन दे के वो जर्मनी से लेते हैं उनसे। तो ये तो यूरोप की नकल करने वाले, और जो इनके कुछ सिर्फ फासिस्ट नहीं, ये यूरोपियन नेशनलिज्म की हिंदुस्तान में नकल करने वाले हैं। हिंदुइज्म के नाम पे क्रिश्चियनिटी की नकल करने वाले लोग हैं ये लोग। तो इनको तो 90 साल लगा, क्योंकि इस देश की मिट्टी के खिलाफ थे इनका सारा काम। हम और आप अगर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो 90 महीने ईमानदारी से बात कर लें, लोगों से, काम से बात करना शुरू करें, एक औसत नागरिक से डायलॉग बनाना शुरू करें। ये जो बैटल ऑफ आइडियाज़ है, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, तो आइडियाज़ की बैटल लड़नी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं। योगेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म पे, ज़रूर, खुल के। ओके, थैंक यू। cineinc.com